फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर जो था हमारा वो था वैदिक पीरियड। और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि इंडियन हिस्ट्री में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी वैदिक पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड का जो हिस्ट्री हमको मिलता है, हिस्ट्री के स्टडी के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर पे ही हम लोग काफ़ी कुछ बातचीत किए थे, लेकिन हमको वैदिक लिटरेचर से क्या जानकारी मिलती है कि इस टाइम फ्रेम में हमको क्या जानना है, या किसी भी टाइम फ्रेम में हिस्ट्री जानने का मतलब क्या होता है। तो पीछे हम लोगों ने बात करी थी पहले दिन कि हिस्ट्री में स्टडी करने का मतलब ये होता है कि किसी टाइम में हम सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, कल्चर कैसा था, सिविलाइजेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर वैदिक पीरियड में मतलब 1500 से 600 बीसी के बीच की बात करें तो ये लगभग 900 ईयर्स का हिस्ट्री है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे 900 साल ये सारी चीज़ें एक जैसी रही होंगी या इनमें कुछ बदलाव आए होंगे? पक्का बदलाव आए होंगे। और अगर इस तरह के चेंजेस आए होंगे तो हमें उनको क्लासिफाई करना होगा। तो इस तरह के चेंजेस को ही क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पीरियड को दो हिस्से में बांट लेते हैं। 1500 से 1000 बीसी, ये पीरियड किस नाम से जाना जाता है, प्री वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड के नाम, प्री वैदिक एज कहते हैं या ऋग वैदिक एज कहते हैं। और दूसरा पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का पीरियड है, जिसको हम लेटर वैदिक एज कहते हैं। तो आप देखेंगे ना कि भारत में जो वैदिक कल्चर का विकास हुआ है उसकी ज्योग्राफी में भी चेंज हो जाएगा, और ज्योग्राफी में भी चेंज हो जाएगा। ज्योग्राफी के अलावा ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, इन सब में भी चेंज आ जाएगा। जो प्री वैदिक एज का सोसाइटी था और जो लेटर वैदिक एज का सोसाइटी था, दोनों बदल जाएगा। जो प्री वैदिक एज का पॉलिटी था और जो लेटर वैदिक एज का पॉलिटी था वो बदल जाएगा। जो प्री वैदिक एज का रिलीजन था और लेटर वैदिक एज का रिलीजन था वो बदल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन 900 ईयर्स में। इस पीरियड के हिस्ट्री के लिए हमारे पास सोर्स कौन सा है, ऋग्वेद है। और इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 अदर वेदास जो ऋग्वेद के अलावा हैं। और इनके अलावा क्या क्या बताया गया था आपको, ब्राह्मणाज, आरण्यकाज ना, और फिर उपनिषदाज, है ना। तो ये भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लेटर वैदिक हिस्ट्री को समझने के लिए। यहाँ तक की बात कल हम लोगों ने कर ली थी, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब जो है अगला नंबर लिखिए, नंबर 5 पे 600 बीसी, 6th सेंचुरी बीसी। हिस्ट्री ऑफ 6th सेंचुरी बीसी ये टॉपिक है। इंडियन हिस्ट्री में ना सबसे रिवोल्यूशनरी एरा है ये। जैसे अगर हम पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड को समझें तो हमने देखा कि हमने नियोलिथिक एरा में एक बहुत रिवोल्यूशनरी काम स्टार्ट किया। वो क्या था, मानव के जीवन में होने वाली अगर सबसे बड़ी कुछ घटनाओं को हमें लिस्ट करना हो तो आपको क्या लगता है, अगर हम आपसे पूछें कि ह्यूमन ओरिजिन से लेकर आज तक 5 ऐसी घटनाएं बताएं जिन्होंने मानव जीवन को सबसे गहरे से प्रभावित किया, तो आप क्या बताएंगे, क्या समझ है आपकी इस बारे में? बोलिए। जो कुछ भी आप पढ़े हैं अभी तक, साइंस पढ़े होंगे, इकोनॉमी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, मतलब हमारी क्लास में नहीं, इसके अलावा अपने जीवन में जो कुछ भी पढ़े हैं उनसे जो आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है
तो आपको क्या लगता है कि मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन से 5 काम हैं? आप 3 ही बताइए। ठीक है, नहीं टूल्स तो, हाँ ठीक है, मतलब आप ना उसको उसको बोले ना इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि यूज ऑफ टूल्स को आप अलग से नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपके हाथ फ्री नहीं हुए होते तो दिमाग ने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि हमें चलने और प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। आपके पैर, अभी हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो दूसरी स्टेज में जब आप आए तो इरेक्ट स्टेज में आए ना, ये हाथ आपके थोड़ा फ्री हुए, जैसे ही थोड़ा फ्री हुए दूसरा ह्यूमन जो आया, पहला ह्यूमन कौन था? रामापिथेकस था, वो नहीं यूज करता था पत्थर वत्थर, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थर वगैरह यूज करने लगा था। तो वो तो समझ लो कि पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है। और फिर उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो जो चीजें आपको मिलती गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपने पहले पत्थरों का प्रयोग किया, फिर आपको उससे कठोर धातुएं मिली तो आपने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो हम ये नहीं मानेंगे कि लोहे की खोज बहुत क्रांतिकारी बदलाव ले आया, हालांकि ले आया, लेकिन वो उसी प्रोसेस का हिस्सा था। मनुष्य ने अपने एफर्ट से क्या चेंजेस लाए, अगर हम आपसे वो पूछें तो आप क्या कहेंगे? फार्मिंग सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन रहा, जिसके कारण से मानव को प्रकृति पर निर्भरता जो थी, या प्रकृति से दिए गए रिसोर्सेज पर जो निर्भरता थी उसको उसने कम किया। तो उसके जीवन का बहुत रिवोल्यूशनरी काम था नियोलिथिक एरा में फार्मिंग स्टार्ट करना। फिर डिस्कवरी ऑफ व्हील, एकदम उसने क्रांति ला दी, गति ले आ दी। और ना सिर्फ डिस्कवरी ऑफ व्हील हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ व्हील नहीं हुआ, पहले डिस्कवरी ऑफ वाटर हुआ, है ना, पहले वो बना, फिर उसी को, जैसे स्पोक व्हील्स, आर्यों से पहले दुनिया में स्पोक व्हील, या भारत में, हम दुनिया में नहीं कहेंगे, पर भारत में स्पोक व्हील्स चलन में नहीं थे। स्पोक व्हील मतलब जिनमें तीली लगी होती है। पहले पहले कैसे भारत में पहिए कैसे यूज किए जाते थे? भरतू वाले पहिए, भरतू समझते? ठोस पहिए, पूरा भरा रहता था। और ठोस पहिए की गतिशीलता और स्पोक व्हील्स की गतिशीलता, दोनों की स्पीड लेने की क्षमता अलग अलग होती है, स्पोक व्हील की ज़्यादा होती है। आर्यंस इसीलिए भारत में जीत पाए क्योंकि उनके पास बड़े रथ थे, और जो स्पोक वाले व्हील से चलते थे बहुत तेज दौड़ते थे, वो 7-7, 8-8 घोड़े लगाए जाते थे। आपने महाभारत का दृश्य देखा होगा, महाभारत लेटर वैदिक एज की घटना है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो व्हील्स का विकास कर लेना ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। लिखने की कला विकसित करना तीसरी सबसे बड़ी घटना थी। चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर अगर वो छोटे लेवल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो 15th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और रेनेसा, है ना, रेनेसा नहीं होता तो हम सब कोई यहाँ नहीं बैठा होता, और इस तरह का कपड़ा और इस तरह की सोच, इस तरह के विचार, जो कुछ भी हमारे जीवन में ये बहुत डीप रूटेड चेंजेज आए हैं, इनके इनकी जड़ में कहीं ना कहीं रेनेसा है। तो रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पहिए का यूज, खेती करना, ये सब मानव जीवन के वो घटनाएं हैं जिन्होंने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया, एक पर्टिकुलर जगह को नहीं प्रभावित किया, पूरे मानवता को प्रभावित किया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें 6th सेंचुरी बीसी तक पहुंचना, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 6th सेंचुरी बीसी भारतीय इतिहास में बहुत रिवोल्यूशनरी पीरियड है, बहुत क्रांतिकारी समय है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे और 6th सेंचुरी तक जाएं तो इसने ऐसा क्या रिवॉल्यूशन किया? तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले नियोलिथिक एरा में फार्मिंग स्टार्ट हुआ। नियोलिथिक एरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीक आवर्स के बीच में, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीक कब आता है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर कब पहुंचती है? मैच्योर स्टेज में कब, मतलब टाइम पूछ रहा हूं मैं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेकर 2000 बीसी के बीच में
500 साल का जो पीरियड था वो सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, और वो किस पर आधारित थी? इकोनॉमिक सरप्लस पर आधारित थी। इकोनॉमी किस स्टेज में थी? सरप्लस स्टेज में थी। तो इकोनॉमिक सरप्लस, और जब इकोनॉमिक सरप्लस होता है तो ये बहुत सारे नए चेंजेस करता है। उसने उस समय किया भी। इकोनॉमिक सरप्लस ने शहर बसाए, इकोनॉमिक सरप्लस ने देश दुनिया के साथ आपके व्यापारिक संबंध निर्मित किए, बहुत अच्छी अच्छी कलात्मकता विकसित की। कल हम लोग बात कर रहे थे कि 150 तरह के हेयर स्टाइल लोग फॉलो करते थे, सब तरह के कॉस्मेटिक लोग यूज करते थे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, विशाल भवनों का निर्माण करते थे, जलाशयों का निर्माण करते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाते थे, सब चीजें उनकी बहुत विकसित थी। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ? यह सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको हम आर्यन कल्चर कहते हैं या वैदिक कल्चर। आर्यों ने जो सभ्यता विकसित करी वो कैसी थी? आर्यों ने जो भारत में सिविलाइजेशन डेवलप किया वो बाय नेचर कैसा सिविलाइजेशन था? क्या सरप्लस इकोनॉमी था या सर्वाइवल इकोनॉमी था? उनका इकोनॉमी सर्वाइवल था। वो इकोनॉमी में क्या करते थे? इकोनॉमी चलाने के लिए वो कैटल रेयरिंग करते थे और काम चलाऊ खेती करते थे। जैसे जो ऋग्वैदिक एज के आर्य थे, मतलब 1000 से 500 बीसी के बीच में खेती फिर गायब हो गई भारत से, जबकि ये वाली 1000 से 1500 से 1000 के बीच में फिर से फार्मिंग गायब हो गई। जबकि ये फार्मिंग एक बार ऐसा हुआ था कि सरप्लस स्टेज पे चल रही थी, बहुत बढ़िया खेती हो रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने के एविडेंस हैं, प्रॉपरली जुते हुए खेतों के साक्ष्य हैं, सिंचाई के लिए सही व्यवस्था का एविडेंस है, सिंचाई का पूरी प्रॉपर व्यवस्था थी। कम से कम 23 तरह की फसलों के बारे में जानकारी मिलती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे उगाई जाती थी। जौ की ही कम से कम 6-7 प्रजातियां मिली हैं, गेहूं की अलग अलग प्रजातियां, मटर, सरसों, चना, इन सब के एविडेंस मिले हैं, चावल, इन सब के एविडेंस मिले हैं। तो इन सब चीज़ों की खेती बहुत प्रॉपर मैनर में हो रही थी। लेकिन ऐसा हुआ होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण ये सारे वैल्यूज खो गए होंगे और फिर से हम कहाँ चले गए? सर्वाइवल इकोनॉमी पे, फिर से नोमैडिक लाइफ में आ गए। नोमैडिक लाइफ में क्यों आए? क्योंकि आर्य नोमैडिक थे, घोड़ों पे चढ़ के या रथ में चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, युद्ध करना उनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन लेटर वैदिक एज तक जाते जाते क्या हुआ? मतलब कि हम बोलें कि 1000 से 600 बीसी के बीच में क्या हुआ? फिर से आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। आर्यों का जब आगमन हुआ मिड गंगेटिक वैली में, मिड गंगेटिक वैली बोले तो हाँ, मतलब ईस्टर्न यूपी और बिहार। जैसे हम गंगेटिक वैली को 3 हिस्सों बांटते हैं ना, ऐसे गंगा निकल रही है, ऐसे यमुना निकल रही है, लगभग बराबर ऊंचाई से निकलती हैं दोनों, है ना। तो ये यहाँ तक, जहाँ तक यमुना मिल नहीं जाती, मतलब इलाहाबाद से पश्चिम तक, ये क्या है? अपर गंगेटिक वैली है। ये भी बहुत उपजाऊ हिस्सा है भारत का, और ये वाला भी बहुत उपजाऊ हिस्सा है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली और बहुत सारी नदियां भी आकर इस क्षेत्र में दोआब बनाती हैं। दोआब समझते हैं? जहाँ 2 नदियां मिलती हैं उसके बीच का क्षेत्र उन्हीं नदियों द्वारा ऊंचाई से लाई गई मिट्टी के डिपोजिशन से बनता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनता है, जिसके कारण से बहुत फर्टाइल लैंड बन जाता है। तो आर्यों का जब आगमन इस हिस्से में हुआ तो उन्होंने फर्टाइल लैंड पाई, और दूसरी बात यह कि उनको भी लगा होगा कि जनसंख्या बड़ी होगी और सर्वाइवल इकोनॉमी से भरण पोषण संभव नहीं हो पाया होगा। तो सर्वाइवल इकोनॉमी से भरण पोषण संभव नहीं हो पाया तो कैसी इकोनॉमी की ओर जाना होगा? सरप्लस इकोनॉमी की ओर। सरप्लस इकोनॉमी की ओर जाने का मतलब क्या है कि खेती को अच्छे से करना होगा। तो 1500 से 600 बीसी के बीच में फिर से अच्छे से खेती होने लगी, और अच्छे से खेती होगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक सरप्लस बढ़ेगा, और इकोनॉमिक सरप्लस क्या करेगा? नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी। तो 600 बीसी में फिर से नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी,
जिसके कारण से फिर से बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगेगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ था, अब की बार उज्जैन बनेगा, माहिष्मती बनेगा, पटना बनेगा, वाराणसी बनेगा, अयोध्या बनेगा। ये सब नगर 600 बीसी के आसपास के डेवलप हुए सिटीज हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी नगरीय क्रांति हुई। क्यों ऐसे बड़े बड़े शहर अस्तित्व में आए? ड्यू टू इकोनॉमिक सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस क्या करेगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा जहां होंगी उस जगह को हम क्या कहेंगे? शहर कहेंगे। तो नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले इकोनॉमिक सेंटर्स को ही तो हम शहर कहते हैं ना। तो 6th सेंचुरी बीसी बहुत रिवॉल्यूशनरी रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि नगरीकरण हुआ, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी सरप्लस में आई और बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत हुई, और ये बहुत रिवॉल्यूशन लेके आएगा। जैसे ऐसा हुआ ना कि लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। आप ध्यान दीजिए कि 6th सेंचुरी बीसी में ही बुद्धिज्म क्यों डेवलप हुआ। इसी समय महात्मा बुद्ध आएंगे, इसी समय महावीर आएंगे, इसी समय चारवाक आएंगे, इसी समय 63 रिलीजियस स्कूल्स डेवलप होंगे, और सारे रिलीजियस स्कूल्स उन्हीं क्षेत्रों में डेवलप होंगे जहां पर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। जैसे कोई घर से भीख मांगने कब निकलेगा? घर से भीख मांगने निकलने के लिए पहली शर्त क्या है? कि लोगों के पास भीख देने के लिए है। नहीं, हमको पता है कि हम भीख मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा। क्या ये हिम्मत कोई न्योलिथिक एरा में भी कर सकता था? पेलियोलिथिक एरा में कोई कर सकता था मैं भीख मांग के खा लूं? कतई पॉसिबल नहीं था। 6th सेंचुरी बीसी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ा। कैसे वो महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े संघ चला करते थे, कैसे तरह तरह के बिहार उनको बनवा के लोग दान में दे दिया करते थे, और उन बिहारों में वो रहते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब दान पे चलती थी। इतना सरप्लस कहाँ से आया होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्रीकल्चर मजबूत ना रहा हुआ हो। और इस सरप्लस ने ना बहुत चेंजेस किए लाइफ में। इस सरप्लस ने क्या किया? रिलीजियस रिवॉल्यूशन को बढ़ाया, धार्मिक क्रांति हुई, महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए। मतलब ये दो नाम ऐसे हैं जो बाद में भी कंटिन्यू कर गए। बाकी तो बहुत सारे आए, 63 रिलीजियस स्कूल्स उस समय आए, जिनमें से ज़्यादातर समाप्त हो गए, लेकिन ये दोनों अपनी रेलिवेंसी के कारण आज भी बने हुए हैं। जैन तो लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन बुद्धिज्म किसी न किसी रूप में अभी भी जिंदा बचा हुआ है। भारत में भी है, भारत के बाहर भी है। तो रिलीजियस रिवॉल्यूशन क्यों संभव हो पाया? क्योंकि जो धर्म विकसित किया गया था वैदिक पीरियड में, जो धर्म विकसित किया गया था वैदिक कल्चर के द्वारा, वो धर्म कैसा था? कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि इकोनॉमी चेंज होती है तो सब कुछ बदल जाता है। इकोनॉमी इस दुनिया का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि मोटिवेटर है, या समझ लीजिए कि सबसे सबसे डिसिसिव एलिमेंट है सोशल चेंज के लिए, इकोनॉमिक चेंज के लिए, पॉलिटिकल चेंज के लिए। इकोनॉमी चेंज होगी सब चेंज होगा। और ये पीरियड कैसा है? इकोनॉमी चेंज हुई है, और इकोनॉमी चेंज हुई है तो जो पुराना रिलीजन है वो नए इकोनॉमिक स्टेटस को एक तरह से समझ लो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे पुराना वाला कैसा था? तरह तरह के यज्ञ, तरह तरह की बलियां, बहुत यज्ञ प्रधान धर्म था ना वैदिक धर्म। जैसे आपको 16 संस्कार करने हैं, और 16 संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं? गर्भ में आने से शुरू हो जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार ऐसे थे जो बच्चा पेट में रहता था जब ही हो जाते थे। चौथा संस्कार होता था जात कर्म, जब बच्चे का जन्म होता था। फिर उसका गृह निष्क्रमण, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्ण वेधन, फिर यज्ञोपवीत, फिर विद्यारंभ, फिर वेदारंभ, फिर उपनयन, दुनिया जहान के संस्कार। मतलब जीवन कैसे बीतता था कि अब एक संस्कार किया, अब अगले संस्कार के लिए सामग्री जुटाओ।
तो हो, अच्छा संस्कार करोगे तो पंडित जी आएंगे, पंडित जी आएंगे पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तो दान लेंगे, और पंडित जी अकेले दान लेंगे नहीं, कहेंगे भाई और भी लोगों को खिलाओ, कुछ और लोगों को जुटाओ। तो पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, दान लेंगे और दूसरे लोगों का भोज करवाएंगे। तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? एक संस्कार किया, अब दूसरे संस्कार के लिए सामग्री जुटा रहे हैं। जब तक दूसरे संस्कार के लिए सामग्री जुटी वो फिर खर्च हो जाएगी, फिर ऐसे चलते रहेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका सरप्लस है वो कहां खर्च हो जा रहा है? खोज करने में, है ना। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप अपने सरप्लस का? आप बोल रहे थे मैं तो बेच दूंगी, तो अपने सरप्लस को आप क्या करना चाह रहे हैं? तो ब्राह्मण क्या कह रहा है? दान दो नहीं तो कीड़े पड़ेंगे, अगले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में वो होगा। ये सब तुमको डर दिखा के कह रहा है कि हमको दान करो। और इसी बीच में कोई ऐसा आएगा जो कहेगा नहीं, वेदों में जो बातें कही गई हैं वो ठीक नहीं है, दान वान करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन में आए वो करो और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। क्या करो? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कौन आ गया? बुद्ध आ गए, महावीर जैन आ गए और तमाम लोग इस तरह के आ गए जिन्होंने वैदिक धर्म की आलोचना करी और बोला कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, फॉलोइंग का मामला है। जनता तो जानती हो क्या है, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, डॉट 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 होता है ना। तो मिडिल क्लास आदमी तो ऐसे ही होता है, उसको कोई ना कोई बनाता ही रहता है उसको। तो वो कह रहे थे दान मत दो, और फिर उन्होंने क्या किया? दान लेकर बड़े बड़े धर्मशालाएं खोली। जो कह रहा था कि ब्राह्मणों को दान मत दो, उसने क्या किया? आम्रवन बिहार, फला बिहार, इतना बिहार बनाया कि जगह का नाम बिहार हो गया, है ना। और वहां बौद्ध भिक्षुओं को रखकर उनका संघ चलाना और मौज से रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ जितने भी इस दुनिया में क्रांतियां हुई हैं उन सभी ने केवल व्यवस्था बदला है। जिसको इसको हम लोग धार्मिक क्रांति कह रहे हैं ना, इसने कुछ नहीं किया, वैसे ही लूटा लोगों को। नया धर्म आके लूटेगा अब, पुराना वाला का टाइम पूरा हो गया। उसके पास, नए वाले के पास पर्याप्त बातें हो गई हैं पुराने वाले की बुराई करने के लिए। जैसे 1917 में रूस में क्रांति हुई, लोगों को लगा कि मौज आ जाएगी, आम आदमी को लगा अब तो मौज आ जाएगी। आम आदमी को क्या समझाया गया? कम्युनिस्ट सरकार बनेगी और सब बराबर हो जाएंगे। बोले ठीक है, मजा आ जाएगी। तुमने देखा पड़ोसी के पास 2 कार है, एक मेरी हो जाएगी, उसके पास 3 घर हैं, एक पर मैं कब्जा कर लूंगा, उसके बाद 20 बीघे जमीन है, मैं जाके कब्जा कर लूंगा। ये सोचकर लेनिन का साथ सभी ने दिया। और लेनिन के बाद, लेनिन मर गए, लेनिन के बाद वहां पर स्टालिन आया, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन दुनिया के बड़े हत्यारों में से एक है। मतलब उसकी क्रूरता को आप हिटलर से कम मत समझिएगा। कम से कम 10 लाख लोगों को मारा है उसने रूस में। और ये कौन से लोग थे 10 लाख लोग? ये वो किसी भी व्यवस्था में 10 लाख अमीर नहीं थे, वो वही कॉमन मैन थे। रिवॉल्यूशन हुआ, अगले दिन ऑर्डर इश्यू हुआ कि जो मुर्गी आपकी थी अब सरकार की हो गई, जो जमीन आपकी थी वो सरकार की हो गई। अमीर लोग तो इधर उधर भाग गया, गरीब जिसकी जीविका चल रही थी उसी मुर्गी से, सबसे ज्यादा बुरा उसको लगा। जिसके खेत चले गए, सरकार ने एक बिल पास किया कि सभी के खेत अब सरकार के खेत हैं। तो पहले तो तुमको लगा था कि ये बात अमीरों के ही अगेंस्ट जाएगी, और गई किसके अगेंस्ट? फिर लोगों ने उस क्रांति का विरोध करना शुरू किया, फिर जोसेफ स्टालिन ने उनको मारना शुरू किया। कोई अगर चुपके से भी चला गया चर्च में तो मार दिया जाएगा। धर्म नहीं होता है, कार्ल मार्क्स कहता था ना, धर्म वर्म ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं। तो असल में जो 10 लाख लोग मारे गए थे ये कौन थे?
कॉमन लोग थे, अमीर कहाँ मारे जाएंगे। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी व्यवस्था बदलती है, जितना भी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशंस होती हैं, उनका उद्देश्य केवल व्यवस्था बदल देना, शोषक बदल देना है। जैसे आपके यहाँ आज़ादी मिली, तथाकथित आज़ादी मिली, तो क्या मिली आज़ादी में? अंग्रेजों जैसा शासन क्या आप दे पाए? अंग्रेजों जैसा शासन अभी भी आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अब तो ट्रांसपेरेंसी बना पाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप विचारधारा से बंधे हैं, ये दूसरी विचारधारा के हैं, आप कहाँ ट्रांसपेरेंट हो पाएंगे? प्रशासन चलाने में कहाँ ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी? अंग्रेजों के पास तो कम से कम ये था कि हर भारतीय एक ही विचारधारा का है, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता था। लेकिन सही मायने में क्या आज़ादी है? क्या जिस लिए स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया था, क्या सही में हम उन आदर्शों को पा गए हैं? क्या लगता है? या बहुत पीछे हैं? अब तो उन पर बात भी नहीं होती है, क्योंकि वो कांग्रेस के थे और सरकार भाजपा की है, तो अब तो बात भी नहीं होती उन आदर्शों पे। ये तो कम से कम ये होता था कि हाँ, हमें उसे अचीव करना है। मैं समझा ये रहा हूँ कि रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। वो दूसरी तरह के कर्मकांड बताते थे, दूसरी तरह के कर्मकांड बताने लगे। भगवान बुद्ध का जीवन जहाँ तक था, वहाँ तक कर्मकांड नहीं थे, लेकिन आगे बढ़ के धीरे धीरे करके फिर वही कर्मकांडीय व्यवस्था विकसित कर ली इन धर्मों ने भी। तो 6th सेंचुरी BC एक रिवॉल्यूशन आपको क्या दिखाई दिया? रिलीजन के क्षेत्र में जो पिछले 1000 साल से धर्म चल रहा था, मतलब 1500 BC से जो धर्म चल रहा था, 1000 साल में उसके अगेंस्ट चैलेंजेस खड़े हुए। और ये चैलेंजेस किस रूप में? बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब के रूप में हमारे सामने आए। 6th सेंचुरी BC को कुछ और कारणों से भी हम लोग रिवॉल्यूशनरी एरा कहते हैं। जैसे इस बात को समझें, ऋग्वैदिक पीरियड में एक शब्द मिलेगा आपको, जन। दरअसल ऐसे समझे, सबसे छोटी यूनिट कौन है सोसाइटी का? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कल हम लोगों ने बात करी थी ना कि समाज का जो पहला ढांचा था वो कबीले का था, और कबीले दो कारणों से कबीला कबीला रहता है। एक तो उसमें सेक्सुअल रिलेशंस पर कोई रोक नहीं होती है, और दूसरा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर हमने क्या किया? सेक्सुअल रिलेशंस को हमने रेगुलराइज किया, और सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलराइज करने के ऑर्डर में हमने क्या डेवलप किया? ब्लड रिलेशन। और जब हमने ब्लड रिलेशन डेवलप किया तो हमने क्या बना लिया? फैमिली बना ली। आजकल तो फैमिली फिर भी छोटी छोटी है, उस टाइम की फैमिली हजार हजार लोगों की होती थी, एक एक हजार लोग होता था फैमिली। और ये लोग बड़ा इक्वल ट्रीटमेंट में भरोसा करते थे। हमारा परिवार टूटा कैसे? पहले तो हमने ये मानना शुरू किया कि वंश चलाने का काम केवल बेटा करता है। क्या बात सही है? क्या मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो आप? ऐसी धारणा है इंडियन सोसाइटी में ना कि वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बेटी भी बढ़ाती है, बस तुम मानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम लैंगिक भेद करते हो, तुम जेंडर वाइज हाँ डिस्क्रिमिनेशन करते हो। इस कारण से तुम मानते हो कि बेटी नहीं बढ़ाती वंश को, वरना बेटे के शरीर में जितना खून बाप का है, उतना ही खून तो बाप का बेटी के शरीर में भी है ना। तो बेटी से बढ़ने वाले, अच्छा अगर आप कहते हैं कि नहीं बेटी के खून में कोई ब्लड मिक्स हो रहा है, तो तुम्हारे बेटे के खून में भी कोई ब्लड मिक्स हो रहा है, तभी संतति आगे बढ़ रही है। दोनों के एक जैसे ही हैं, बस तुम्हारी मान्यता है कि तुम पुरुष प्रधान समाज में हो, जिसके कारण तुमको लगता है कि बेटा ही पढ़ाता है। ये वाला समाज ऐसा नहीं था, इक्वल ट्रीटमेंट देता था स्त्री और पुरुष को। इसीलिए माता की तरफ से और पिता की तरफ से दोनों एक परिवार समझे जाते थे, मतलब मामा नाना भी साथ में रहते थे। जैसे अभी अभी परिवार कैसा है, बाद का जो परिवार टूटा तो वो कैसा हुआ? मेल डोमिनेंसी वाला हुआ, कि पिता की तरफ का परिवार एक हो गया और माता की तरफ का परिवार ना होके रिश्तेदार हो गया, नातेदार हो गया। जबकि अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे पिता का जो परिवार है सेम तो माता का है। तुम बस अपने दिमाग से मेल डोमिनेंसी हटाओ,
मेल डोमिनेंसी हटा के सोचो ना कि क्या अंतर है दोनों परिवारों में। तुम्हारे पिता जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारी माता जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, दोनों को देखने, चाचा को देखने का दृष्टिकोण और मामा को देखने का दृष्टिकोण तुम्हारा अलग है, अलग अलग है ना। ये अलग अलग जो है, इसके पीछे सिर्फ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है, एक सिंगल कारण नहीं है कि मामा जो है कम महत्व का है और चाचा ज्यादा महत्व का है। कोई रीजन नहीं, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ये क्लास नहीं है आपकी, ऊपर चले जाइए, ऊपर। तो इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है इस बात में, है ना, अतार्किक है ये बात, बस मेल डोमिनेटिंग है। तो ये परिवार जो होते थे, जो एक एक हजार लोगों के होते थे, इनमें दोनों पक्ष शामिल होते थे, नाना का पक्ष भी शामिल होता था और पिता बाबा दादा का भी पक्ष शामिल होता था। बहुत बड़े बड़े फैमिलीज होते थे। तो इनसे फैमिली बनी, मतलब पर्सन्स से मिलकर फैमिली बनी। अब जब हजार हजार लोगों का परिवार होगा, तो परिवार का जो हेड होगा उसके पास कुछ न कुछ पावर तो देनी होंगी। तो उसको हम लोग क्या कहते थे, कुल कहते थे परिवार को, और इसके हेड को हम क्या कहते थे, कुलप। तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो सबसे छोटी यूनिट डेवलप हुई वो क्या थी, कुल थी, परिवार थी, और इसके पास बहुत सारे अधिकार थे। इतने अधिकार थे कि अगर ये बोले कि तुम्हें अपना जीवन दे देना है तो आपको अपना जीवन दे देना होगा। च्यवन ऋषि जो थे, अश्विन कुमार के बेटे थे च्यवन ऋषि। तो अश्विन कुमार बूढ़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कहा कि आप अपना यौवन हमको दान दे दीजिए। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि यौवन ऐसा कोई चीज तो है नहीं कि मैं दान दे दूं आपको। मतलब उनको लगा कि मुझे और अभी सांसारिक भोग चाहिए, इसलिए तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें अपना यौवन हमें दान करना होगा। आप बोले आंख निकाल दो, तो निकाल देना पड़ेगा। बाप चाहे तो मार भी सकता था, लेकिन आज के कानून में तुम इंडिविजुअल हो, तुम किसी के बेटे नहीं हो, तुम किसी की बेटी नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, किसी के बहन नहीं हो। कानून की निगाह में तुम भारत के एक नागरिक हो और एक व्यक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि यौवन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम निकालें, पैसा है निकालें और दे दें। तो वो चले गए जंगल और उन्होंने बहुत सारे औषधियों को तलाशा और उन औषधियों का एक प्रास बनाया, एक मिक्सचर बनाया, जिसको खाकर अश्विन कुमार फिर से युवा हुए। उसी को हम च्यवन प्रास कहते हैं। वो च्यवन ऋषि ने वो जो फॉर्मूला डेवलप किया था वही च्यवन प्रास है। च्यवन ऋषि के फॉर्मूले को लोग अपनी अपनी तरह से, च्यवन ऋषि कहते हैं कि वो च्यवन ऋषि का फॉर्मूला है, लेकिन अपनी अपनी तरह से यूज कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारा सोना चांदी मिला हुआ है च्यवनप्राश में, कोई कह रहा है कि इसमें आंवला ज़्यादा मिला हुआ है, कोई कह रहा है इसमें ये मिला हुआ है। पर च्यवन ऋषि का जो फॉर्मूला था, इसीलिए उसको बहुत एनर्जी का वो माना जाता है ना, कि वो एनर्जाइज कर देता है बॉडी को। तो च्यवन ऋषि से वो च्यवनप्राश आया हुआ है, अभी तक चल। खैर, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कुलप के पास बहुत पावर होती थी। कुलप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, प्रशासनिक पद था, और कुलप के द्वारा लिए गए निर्णय को उनके ऊंचे के अधिकारी भी ऐसे ही मान लेते थे। कुलप से बड़ी इकाई क्या होती थी, जब कई परिवार मिलकर जहां रहते थे उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे गांव, है ना, उसको हम कहते थे ग्राम। और इसका जो ऑफिसर होता था उसका नाम होता था ग्रामणी, वो इसका ऑफिसर होता था। गांवों से बड़ी यूनिट क्या थी, कई गांव मिलकर क्या बन जाते थे, जन बन जाते थे। ये मॉडल डेवलप हो गया था प्री वैदिक एज तक, तमाम तरह के जन थे। फिर ये जन जब एक जगह रहने लगे, पहले तो ये नोमैडिक होते थे, इधर उधर घूमा टहला करते थे, लेकिन जब इन्होंने नियम बना लिया कि ये जन के लोग यहाँ रहेंगे, इस जन के लोग यहाँ रहेंगे, तो उसको हम क्या कहने लगे, जनपद। और फिर इन जनपदों को इंटीग्रेट करके इनसे बड़ी यूनिट बनने लगी, जिन्हें हमने क्या कहा, महाजनपद। और फिर इन महाजनपदों से युद्ध करके क्या बनने लगे, राज्य बनने लगे।
और फिर इनको मिला लेने से क्या बन गए, साम्राज्य बन गए। यहां तक की बात समझ में आई। पहला साम्राज्य कब आएगा, अभी जिस समय का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इससे 200-300 साल बाद अस्तित्व में आएगा पहला साम्राज्य। और ऐसा नहीं होगा कि केवल इंडिया में ही उस टाइम पे साम्राज्य बन रहा होगा, उस टाइम पे ईरान में साम्राज्य बन रहा होगा, यूनान में साम्राज्य बन रहा होगा, पूरी दुनिया में इसी तरह से बदलाव आ रहा था। तो जो 6th सेंचुरी बीसी है वो ट्रांजिशन है जनपद से महाजनपद में, और महाजनपदों से फिर राज्यों का निर्माण होने लगा। और ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि एक और चीज आई 1000 बीसी के आसपास, वो है यूज ऑफ आयरन। लगभग 1000 बीसी के आसपास हम आयरन का यूज करने लगे, आयरन के बारे में जानकारी मिल गई हमको, और आयरन का यूज करने लगे तो हम कहाँ करने लगे, खेती के उपकरण अच्छे करने लगे और युद्धास्त्र बनाने लगे। खेती के उपकरणों में लोहे के प्रयोग के कारण से जंगलों को साफ करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना ज़्यादा आसान हो गया रिस्पेक्टिवली, और लोहे के यूज से ज़्यादा घातक हथियार बनाने संभव हुए, भाला, तीर, कमान, इस तरह की चीज़ें, तलवारें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इफेक्टिव बनने लगी। तो दो फायदा हुआ, खेती बढ़ेगी तो राजा का टैक्सेशन पावर बढ़ेगा, नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो टैक्स मिलेगा ना राजा को, बोलो। और जब राजा को ज्यादा टैक्स मिलेगा तो राजा क्या करेगा, बड़ी सेना रखेगा, बड़े महलों में रहेगा, अच्छे अच्छे घोड़े खरीदेगा, और ऐसा करेगा तो क्या होगा, दूसरे राजा को जीतने में उसे आसानी होगी। तो महाजनपद टूटना शुरू होंगे। हमको पता चलता है कि 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपदाज, और फिर इनके बीच में आपस में संघर्ष होने लगा, और इस संघर्ष का रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 300 वर्षों में मॉडर्न पीरियड तक आते आते मगध एम्पायर बिकेम द एम्पायर ऑफ इंडिया, है ना, पूरे भारत को एक कर लिया, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध कहाँ था, यहाँ पे था जहाँ हम लोग हैं, पाटलिपुत्रा कैपिटल थी उसकी, बात समझ में आई। तो 16 महाजनपदों का अस्तित्व आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, धार्मिक क्रांति हुई, नगरीय क्रांति हुई, इकोनॉमिक सरप्लस का सिचुएशन हुआ, बहुत सारा इस तरह का बदलाव आया। तो 6th सेंचुरी बीसी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडिया के प्राचीन इतिहास में। ये बात क्लियर हुआ। इन पे हम एक एक टॉपिक को बाद में अलग अलग से करेंगे। अभी हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं जो कि इसी 6th सेंचुरी बीसी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम लोग 6th सेंचुरी बीसी को पढ़ेंगे ना, तो क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, उसी से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसे 6th सेंचुरी बीसी पढ़ते समय अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, महाजनपदाज। कुछ ऐसा नाम आपने सुना है, आप सभी के पास एनसीईआरटी है? पढ़ा था, महाजनपद पढ़ा था, मतलब अभी नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, ऐसा कोई टर्म नहीं पढ़ा था। पढ़ो। एंशिएंट इंडिया कौन से क्लास के एनसीईआरटी में है? 6 वाले में है। पढ़े कहाँ से हो? भूल गए होगे, कोई नहीं, फिर से रिवीजन करना उसका। तो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है जिनकी संख्या 16 थी। इनमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, सूरसेन, गांधार, कंबोज, इस तरह से बटे हुए थे। और इनका जो पूरी लोकेशन थी वो साउथ में गोदावरी नदी तक थी, है ना, गोदावरी नदी से ऊपर लेकर, और यहाँ कश्मीर और इन हिस्सों में, पाकिस्तान के हिस्सों में फैले हुए थे। तक्षशिला यहाँ पर था, समय तक वो यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप भी हो गया था 6th सेंचुरी बीसी में। तो ये इस हिस्से में अलग अलग राज्य थे जिन्हें, महाजनपद का मतलब क्या, ये सब अलग अलग राज्य थे जिन्हें हम कलेक्टिवली एक वर्ड बोलते हैं महाजनपद। हर महाजनपद का अलग राजा होता था, हर महाजनपद की अलग व्यवस्था होती थी, हर महाजनपद का अलग
नियम होता था, जैसे राज्य होते थे। वो भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं था दिमाग में। ये बात समझ में आई। फिर इन महाजनपदों में से कुछ बड़े महाजनपद थे, जिनमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में, मगध के बारे में, आप पढ़ेंगे वैशाली के बारे में, आप पढ़ेंगे कौशल के बारे में, और आप पढ़ेंगे अवंती के बारे में। ये चार बड़े थे। अवंती कहाँ था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में उज्जैन इसकी राजधानी, इसकी दो राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। कौशल कहाँ था? मतलब वर्तमान समय का अयोध्या। अयोध्या वाज कैपिटल ऑफ कौशल। हाँ हाँ। तो कौशल जो है वर्तमान समय का अयोध्या समझिए। वैशाली, वैशाली वैशाली है ना, अभी वैशाली जो है। और मगध पाटलिपुत्र था। तो ये इस तरह की चार सबसे बड़े महाजनपद थे जो पावर बैलेंस करते थे इन 16 महाजनपदों में, पावर बैलेंस का काम करते थे। इनमें से मगध महाजनपद जो था वो थोड़ा क्या था, वो ज़्यादा इम्पीरियलिस्टिक सोच का था, ज़्यादा साम्राज्यवादी सोच का था, ज़्यादा आक्रामक सोच का था, जिसके कारण से ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट था, जिसके कारण से उसने युद्ध करने का एक सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले पड़ोस के अंग को मारा, इसका राजा था बिंबिसार, जिसने अंग को हराया। फिर उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन, और इस तरह से एक प्रक्रिया चल पड़ी। और वो प्रक्रिया कब तक चलती रही? अशोक के पीरियड तक चलती रही। और अशोक ने कलिंगा को हराकर उस प्रक्रिया को पूर्ण किया। और अशोक के द्वारा कलिंग को हरा दिए जाने के बाद एक बड़ा साम्राज्य बना, जिसे हम लोग पहला ऑल इंडिया एम्पायर कह सकते हैं, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कह सकते हैं। और उतना बड़ा साम्राज्य जितना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, अंग्रेज भी दोबारा नहीं बना पाया। मतलब भारत में रहकर अंग्रेज जिन हिस्सों में शासन करता था, उसका कुल विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए साम्राज्य से कम था। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था उसने, अफगानिस्तान पूरा अंदर था। और ये बहुत बहादुरी का काम था। खैर आगे हम लोग चलें तो बात ये हुई कि हम फिर इसको टॉपिक का क्या नाम दें। तो एक आएगा, जब 16 महाजनपदाज को आप पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक इसमें बनेगा जिसका शीर्षक होता है राइज ऑफ मगध, है ना। और राइज ऑफ मगध में हम 3 डायनेस्टीज को पढ़ते हैं। पहला डायनेस्टी कौन है? हर्यंका डायनेस्टी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में, है ना। 3 इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसमें होते और भी रूलर्स हैं, नागदासक, है ना, और इस तरह के और भी रूलर्स हैं, लेकिन हमारे लिए काम के नहीं है। हर्यंका डायनेस्टी के बाद हम दूसरे में जाते हैं, उसका नाम क्या है? शैशुनाग डायनेस्टी। शैशुनाग इसको बनाता है। इसमें शैशुनाग और कालाशोक 2 ही शासक होते हैं। इसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के ही राजा होते हैं धनानंद, जिनको हराकर या जिनको पद से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का नींव रखेगा मगध में। तो अगला डायनेस्टी जो होगा उसको हम राइज ऑफ मगध तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो साम्राज्य आ जाएगा ना। अभी तो राइज ऑफ मगध कह रहे थे क्योंकि छोटे छोटे लड़ाइयाँ हो रही थी, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी। और जो बैलेंसिंग पावर्स हमने बताई, वैशाली, कौशल, इन सबको कैसे मिला रहा था वो, ये सारी बातें उसमें इंपॉर्टेंट होंगी। कैसे मगध ने इन 3 डायनेस्टीज के दौरान 16 महाजनपदाज को धीरे धीरे करके मगध एम्पायर का भाग बना लिया। जैसे अंग को हराया, फिर बाद में वैशाली को हराया। अजातशत्रु ने वैशाली को हरा दिया था, वैशाली को कब्जे में कर लिया था। अजातशत्रु के टाइम में ही कौशल भी कब्जे में आ गया था, क्योंकि कौशल के राजा और मगध के राजा के बीच रिश्तेदारी थी। जो कौशल का राजा था, राजा प्रसेनजित,
उसकी बहन थी महाकोसला, और महाकोसला का विवाह बिंबिसार से हुआ था, जो कि मगध का पहला शासक था। और बिंबिसार का बेटा जब अजातशत्रु शासक हुआ, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी, जिसके कारण से प्रसेनजित ने अपनी बहन को वापस बुला लिया। आगे समझ में आ रही है? और जो हिस्सा दहेज के रूप में काशी के क्षेत्रों को दहेज के रूप में दे दिया था प्रसेनजित ने बिंबिसार को, तो प्रसेनजित ने बढ़कर उन हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। जब मैं अपनी बहन को ले आया तो अपना जो हिस्सा दिया था उसको भी मैं ले लूंगा। ये बात अजातशत्रु को खराब लगी और अजातशत्रु ने आक्रमण किया प्रसेनजित पर। प्रसेनजित ने अजातशत्रु को हरा दिया, अजातशत्रु ने फिर से आक्रमण किया, प्रसेनजित ने फिर से हरा दिया। लेकिन वो जान रहा था कि ये सिर्फ आक्रमण कर रहा है इस काशी वाले क्षेत्र के लिए, इसलिए उसने काशी का क्षेत्र देकर और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह इसके साथ कर दिया, अजातशत्रु के साथ। प्रसेनजित ने अजातशत्रु से वजीरा का विवाह करने के बाद काशी वाला क्षेत्र फिर से अजातशत्रु के कब्जे में आ गया। अब वहां का शासक हो गया प्रसेनजित, कौशल का। लेकिन प्रसेनजित ने अपना विवाह किया था भगवान बुद्ध के कुल में, शाक्य कुल में। और शाक्य जो थे, शाक्य का जो क्षेत्र है वो कौशल के अधीन आता था। शाक्य बेसिकली गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के हिस्से में रहते थे। तो वहां का राजा था प्रसेनजित। तो प्रसेनजित ने अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा कि मैं भगवान बुद्ध के कुल से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन शाक्य अपने आप को ना बहुत ऊंचा क्षत्रिय मानते थे। तो अच्छा, ऊंचा क्षत्रिय तो मानते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दें, क्योंकि प्रसेनजित बहुत ताकतवर था। तो उन्होंने अपनी एक नौकरानी का विवाह कर दिया उसके साथ, प्रसेनजित के साथ। दासी का विवाह ये कहकर कह दिया कि राजकुमारी है। बोले ठीक है। तो उससे एक बेटा हुआ प्रसेनजित को, जिसका नाम था विदुडभ। तो विदुडभ अपने नानी के घर गया था, मतलब कि शाक्यों के दरबार में गया। जब शाक्यों के दरबार में गया तो उससे कुछ गलती हो गई, कुछ शिष्टाचार में भूल हो गई। तो शिष्टाचार में भूल के कारण से किसी ने कमेंट पास किया कि आखिर हो तो दासी के ही बेटे ना, व्यवहार तो तुम्हारा वैसा ही रहेगा। जब विदुडभ को ये बात पता चली कि मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो वापस राजधानी आया अयोध्या, और प्रसेनजित को बोला कि शाक्यों को हमें मारना है, ऐसा ऐसा वहां पे घटना हुई है। प्रसेनजित ने कहा जाने दो। प्रसेनजित बूढ़ा भी हो गया था, बोला जाने दो, कोई फायदा नहीं है झगड़ा करने से। लेकिन विदुडभ अभी युवा था, उसको अपने अपमान का बदला लेना था। उसने प्रसेनजित के खिलाफ विद्रोह कर दिया और प्रसेनजित की सेना लेकर उसने चढ़ाई कर दी शाक्यों पर। प्रसेनजित बेचारा चाहता नहीं था कि लड़ाई हो, इसलिए प्रसेनजित आया इसके पास, अजातशत्रु के पास, कि हमारे बेटे ने हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया है, तुम हमारी सहायता करो हमारे स्टेट को रिस्टोर करने में, हम फिर से अपने राज्य के मालिक हो जाए, इसमें हमारी सहायता करो। लेकिन प्रसेनजित बहुत बूढ़ा हो गया था और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। विदुडभ कौशल का राजा बन गया। उसने बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया शाक्यों को, और जब वो वापस आ रहा था तो उसने अपना मिलिट्री कैंप लगाया अचिरावती नदी में, जिसे हम लोग राप्ती नदी के नाम जानते हैं, वो गोरखपुर साइड में बहती है। राप्ती नदी में बाढ़ आई, उसी में वो सेना सहित बह गया। तो प्रसेनजित भी मर गया, विदुडभ भी मर गया। तो टेक्निकली कौशल पर किसका अधिकार बन गया? अजातशत्रु का। तो उसके दो मामा थे, के पिता ने कई शादियां करी थी ना, कहा जाता है 500 शादियां करी थी, लेकिन कुछ ज्यादा है ना, ये पॉसिबल लगता नहीं है। 500 शादी कोई कैसे करेगा? 500 दिन तो क्यों शादी करता रह जाएगा वो। तो 500 तो नहीं किया होगा, पर बहुत ज्यादा शादियां करी होंगी, या जो उसके अधीन सरदार रहे होंगे उनके साथ कुछ उसके रिलेशंस रहे होंगे, उनसे बेटी लेने के रिलेशन रहे। लेकिन कुछ शादियां उसने बहुत महत्वपूर्ण करी थी। जैसे वैशाली को हरा नहीं सकता था वो, तो वैशाली की राजकुमारी से शादी करी थी उसने, कौशल की राजकुमारी से करी थी, मद्र देश की राजकुमारी से करी थी। तो उसके इस तरह से देखा जाए तो अजातशत्रु के कई मामा थे, और उसने अपने वैशाली वाले मामा को भी हराया है ना, और कौशल के मामा को भी हराया। तो अजातशत्रु बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था।
उसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का बहुत तेजी से विकास हुआ। उसके बाद उदयन का तो कुछ खास रोल था नहीं मगध के विकास में, वो केवल यही पाटलिपुत्रा को राजधानी के तौर पे बसाया। लेकिन पाटलिपुत्रा को राजधानी के तौर पे बसाने का विचार भी किसका है? अजातशत्रु का है। बस उसने कर दिया तो माना जाता है कि शहर उसी ने बसाया। नंद डायनेस्टी इसमें इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में लगभग पूरे भारत पर मगध का विस्तार हो गया था, लेकिन जो भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, इधर जो है बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों से ये लोग परिचित नहीं थे। धननंद लालची आदमी था, वो जानता भी था, लेकिन वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता था। इस हिस्से में जो है ईरान आ रहा है, और ईरान ने सबसे पहले डायनेस्टी, पूरी दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य किसने बनाया? तो ईरान ने बनाया। क्या नाम था उनकी डायनेस्टी का? हकामेनियन डायनेस्टी। सुना है ऐसा कुछ ना, है ना? तो हकामेनियन डायनेस्टी जब कमजोर हुआ, डेरियस नाम के राजा होते थे उसको, आपने वो 300 मूवी देखी है? देखे हो? तो उसमें कहाँ की लड़ाई दिखाई गई है? वो कहाँ का राजा रहता है जो नथुनी उथुनी पहने रहता है? ईरान का राजा रहता है ना? और उसमें एक आध डायलॉग में ये भी रेफरेंस आया है कि अरे वो कोई जरूरी नहीं मूवी देखना, उसका मूवी का नाम लिख रही है कि हम जाके देखेंगे। कोई जरूरी नहीं, मैं तो ऐसे रेफरेंस आया तो बता दिया आपने। हालांकि देखना होगा देख भी सकते हो, लेकिन मूवी देखकर हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी है हिस्ट्री पर, है ना, लेकिन अगर उनको देखकर तुम सोचोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मूवी के लिए हिस्ट्री के लिए मूवी नहीं देखना है, सीरियल भी नहीं देखना है, क्योंकि सीरियल में भी बहुत कचरा दिखाते हैं और कहानी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। मूल स्टोरी कुछ और रहती है, और उसको ज़्यादा रोचक बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, सनसनीखेज बनाने के लिए वो खराब कर देते हैं। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि सबसे पहले ईरान ने एम्पायर बिल्डिंग करी हकामेनियन डायनेस्टी के लीडरशिप, और फिर उन्होंने ईरान से लेकर यूरोप तक साम्राज्य बनाया अपना। फिर ग्रीस में एक राजा हुए, राजा फिलिप। उन्होंने हकामेनियन डायनेस्टी के कमजोर होने का लाभ उठाया, लेकिन राजा फिलिप बहुत कुछ काम कर नहीं सके, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, है ना? उसने फिलिप के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया, और फिर उसने बहुत कोहराम मचाया। पागल टाइप का आदमी था, है ना? हाँ, इस तरह का काम थोड़ा इसी तरह के लोग करते हैं ना। वो दौर भी और था, ये वैसा हो नहीं सकता। तो उसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, सिकंदर ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, और उसने भारत तक आक्रमण किया। अखामनी साम्राज्य ने भी भारत पर आक्रमण किया था, जो अकामेनियन डायनेस्टी था उसने भी भारत पर आक्रमण किया था। सिंध के हिस्से को डेरियस थर्ड ने जीत लिया था, और उन्हीं हिस्सों पर फिर आके अलेक्जेंडर आक्रमण करेगा। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा ईरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन बोले तो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये बहुत बड़ा घटना है नहीं, इनफैक्ट, है ना, हिस्ट्री में इसका कोई बहुत ऐसा असर नहीं हुआ जो बहुत दूर तक होता हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक आंधी है, आंधी आती है, कोई ना कुछ तोड़फोड़ करती है, फिर चली जाती है, फिर सब चीजें अपनी जैसे हो जाती हैं। तो वो ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन जो है वो कुछ ऐसा ही था। लेकिन ग्रीक इन्वेडर्स के आने से ना भारत में बहुत बदलाव भी आया। जैसे जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, इसमें अभी तक कोई नहीं जीत पाया था, इसको इंटीग्रेशन मिला इस टाइम पे, क्योंकि किसने जीता था इसको? ग्रीक ने जीता था, और एक राज्य बना लिया था उसको, और उसको आसानी से कौन हरा देगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो क्या होगा? मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है हमारे लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है कि अब तक कम से कम 10 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं।
आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे हमने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि। मॉडर्न आर्ट समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना उसको। मॉडर्न आर्ट और पोस्ट मॉडर्न आर्ट। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में दो स्कल्पचर आर्ट आएंगे, भी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो मॉडर्न्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान देने वाली बात है। पहले तो मॉडर्न्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में अपने पास 3 ही राजा हैं, तो इनफैक्ट 2 ही राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे आप हैं, और अशोक को, लेकिन बीच में बिंदुसार भी आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो ये ऑर्डर रहेगा। तो आपको बिंदुसार पर उतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको अशोक को ढंग से पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य को ढंग से पढ़ना है। ये बात समझ में आई? और अशोक तो अपने आप में पूरा चैप्टर है ना? अशोक को बहुत डायमेंशन से पढ़ना है आपको। उनका जो व्यक्तित्व है वो भी महत्वपूर्ण है। उनका जो हिस्ट्री के लिए जो उनकी देन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत सारे आर्ट को डेवलप किया, बहुत सारे उन्होंने रॉक एडिक्ट्स लिखवाए, बहुत कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, बहुत कुछ ऐसा किया जिसके कारण से वो बहुत चर्चित हैं, चर्चित राजा है। तो आपको थोड़ा ध्यान से उनको करना होगा, है ना? उनके अभिलेखों के बारे में सुना होगा, इसलिए ज़्यादा जाने जाते हैं वो। उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, इसके लिए वो जाने जाते हैं, है ना? उन्होंने एक विशेष तरह का धम्म प्रचारित किया था, जिसे धर्म कहा जाता है, पाली भाषा में उसे धम्म कहा जाता है। तो इस टाइम पे जो सबसे प्रचलित भाषा थी वो कौन थी? पाली भाषा थी। तो उन्होंने जो धर्म प्रचारित किया वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा अशोक का व्यक्तित्व है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और आरोप लगता है कि अशोक ने जो नॉन वायलेंट पॉलिसी अपनाई वो मगध साम्राज्य, वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ अशोका इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इधर इस पर्सपेक्टिव से भी इसको हमें देखना होगा। मतलब कि अशोक बहुत बड़ा सेक्शन बनेगा इसमें। और इसके अलावा फिर मौर्यन कल्चर, क्योंकि मौर्य पहले हैं जिन्होंने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया। इससे पहले भारत में कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, और जितना जितना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यों ने बनाया उतना दोबारा कभी बना ही नहीं। बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड मॉडल था एडमिनिस्ट्रेशन का। 26 तो विभाग थे। प्रोस्टिट्यूशन आज विवाद का विषय है कि उसको हम रिकॉग्नाइज करें कि ना करें, सोशली उसको एक्सेप्ट करें कि ना करें। उस समय एक्सेप्टेड था, और राज्य द्वारा उस पर भी टैक्स लगाया गया था। गणिकाध्यक्ष नाम का एक पदाधिकारी होता था जो राज्य में रहने वाले इस तरह के लोगों की देखरेख करता था, और उनसे होने वाली आय से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का खर्च चलता था। अच्छा खासा टैक्सेशन था। तो इतना मॉडर्न एजुकेशन, मतलब इतना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, और हर चीज पे टैक्स लगा हुआ था। 26 डिपार्टमेंट केवल टैक्सेशन का काम करते थे, मतलब इकोनॉमी संचालित करने का काम करते थे। 18 मिनिस्टर्स होते थे, राजा अलग से होता था। अर्थशास्त्र किताब लिखी गई थी ना, अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने। पहली किताब है भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखी गई है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखी गई पहली किताब है, या पॉलिटिक्स पे लिखी गई पहली किताब है, उसका टाइटल क्या है? अर्थशास्त्र। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि सारे मूल में कौन है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से काम करना चाहिए जिससे लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिवली वो मैनेज किए जाने चाहिए। तो सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, किसी के साथ इकोनॉमिकली कुछ गड़बड़ ना होने पाए, इन सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, जिसके बारे में हम अर्थशास्त्र से पढ़ सकते हैं,
अब अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखी गई। हालांकि अर्थशास्त्र में ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई जानकारी है, ना अशोक के बारे में कोई जानकारी है, ना उसमें मगध के बारे में कोई जानकारी है, ना पाटलिपुत्रा का कहीं नाम दिया है। वो किसी के लिए नहीं लिखी गई है। उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से कर सकते हैं। दरअसल वो पॉलिटिक्स पे लिखी गई है, इरिस्पेक्टिव बुक है, किसी के लिए नहीं लिखी गई है। वो ये बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, राजा की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, राज्य कैसे बनता है, तमाम तरह की उसमें थियरीज दी गई हैं, पॉलिटिकल थियरीज दी गई हैं। उसका उद्देश्य किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को बताना नहीं था, बल्कि वो ये बता रही है कि अगर कोई राजा है तो उसकी क्या ड्यूटी है, मिनिस्टर्स के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, राज्य को कैसे बांटा जाना चाहिए, राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। 7 बातें बताई थी ना, सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है उसको, सप्तांग थियरी कहा जाता है। क्या क्या बताया था? 7 चीजें। सबसे पहले राजा होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। उसको क्या कहा था उसने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वही देखो, वही इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वही जो वो कह रहा था वही आज भी तो है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है उस समय का? अमात्य, है ना। तो अमात्य था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आज के टाइम पे। तो राजा होगा, अमात्य होगा, और क्या होगा? ट्रेजरी होगा, कोष होगा। आज भी आर्टिकल 267, आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 में आपके पास 2 फंड है। कौन कौन से? आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट, इन 2 का व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आपातकालीन कोष, वो सब उसमें भी लिखा हुआ है, और साथ में भी लिखा हुआ है कि राजा के पास कोष होना चाहिए, और कैसा कोष होना चाहिए, और वो कहाँ से आना चाहिए? टैक्सेशन से आना चाहिए। राजा कर लगाए, लेकिन राजा कितना कर लगा सकता है? चाणक्य कहता है राजा वेतन भोगी है, जितना टैक्स लगाए उसे जनता के कल्याण पे खर्च भी करते हैं, और अपना वेतन निकाल ले, अपना काम करने भर का निकाल, वेतन पे काम करना चाहिए। राजा को प्रजा के कर पे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और आज जो है वैसा नहीं है। तीसरा क्या था? है दुर्ग होना चाहिए, मतलब सुरक्षा की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो अभी हमने भी दुर्ग बना रखे हैं, हमने सीमाओं पर दुर्ग नहीं बना रखे हैं, ऊंचे ऊंचे वो बना के रखते हैं, वहाँ पे कैमरे से देख रहे हैं, वहाँ पे वो दूरबीन से देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे सिपाही बैठे हुए हैं, सैनिक बैठे हुए हैं, हमने फेंसिंग कर रखी है, हम बिजली से फेंसिंग करके बैठे हैं, इधर उधर से फेंसिंग करके बैठे। इस तरह से कोई घुसना नहीं चाहिए हमारे राज्य में, ऐसी व्यवस्था हमने बना रखी है ना, वही दुर्ग था उसका। चौथा चीज क्या है? बल होना चाहिए। अगर कानून को तुम्हें इम्प्लीमेंट करवाना है, पुलिस रिवॉल्वर लेके चलता है, क्यों लेके चलता है? क्योंकि पता है कि बल प्रयोग के बिना कानून व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। तो बल होना चाहिए, उसको आप सेना कह सकते हैं, तो सेना का बल होता था। और क्या होना चाहिए? पाकिस्तान से दोस्ती रहती तो कितना अच्छा रहता ना, है? हाँ, वो दरअसल ऐसा है ना, नहीं वो ऐसा है ना कि जैसे जिसके जन्म का जो कारण है ना, जैसे पाकिस्तान की उत्पत्ति का ही कारण क्या है? भारत का विरोध। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति का कारण यह है कि किसी को कुछ डिजायर हुआ जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जैसे हम सब की उत्पत्ति का कारण क्या है? किसी की डिजायर। जिस डिजायर के कारण से हमारा जन्म हुआ है, हम मरते दम तक उस डिजायर से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वही हमारे जन्म का मूल कारण है। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं उससे? वही तो हमें बीज बन के आया है। तो हम उस इच्छा से, उस डिजायर से आजीवन मुक्त नहीं हो पाते, मरते दम तक मुक्त नहीं हो पाते। सेम कंडीशन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ था? हमारा विरोध करके, भारत का विरोध करके।
तो अगर वो भारत के विरोध को बंद कर दे तो वो अपने अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा ना कि फिर मैं करूं क्या। और हाँ वही ना हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहा। और अच्छा है वर्तमान समय की सरकार की वो पाकिस्तान के साथ आपकी बराबर तुलना करती है। तुम्हारे यहाँ टमाटर महंगा हुआ, टीवी वाला तुम्हारे यहाँ टमाटर का भाव बताने से पहले पाकिस्तान का भाव बताता है। पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपये किलो है, दाल 800 रुपये किलो है, फिर बताता है कि भारत में भी 400 रुपये किलो है। लेकिन तब आपको थोड़ा कम बुरा लगता है ना, जब आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में आटे के लिए झगड़ा हो रहा है। तुम्हारे यहाँ भी सिचुएशन कमोबेश वही है, लेकिन जब आपको 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री अन्न योजना पे जिंदा है 140 करोड़ वाले देश में, 60% लोग भीख मांग के खा रहे हैं भारत में, यही ना मतलब हुआ उसका। प्रधानमंत्री खुद कहे हैं कि 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ पाते हैं। और भारत की कुल आबादी कितनी है? 140 करोड़ मान लेते हैं, रॉ डेटा है, तो कितना परसेंट हुआ? 60% पॉपुलेशन प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए अन्न पर जिंदा है। तो तुम्हारी कंडीशन कहाँ बहुत बेटर है? बहुत अच्छी नहीं है आपकी कंडीशन, लेकिन आपको उससे थोड़ा खराब नहीं लगता उतना, है ना। जब आपको, इसीलिए पहले पाकिस्तान का हाल बताया जाता है कि पाकिस्तान बहुत बेहाल है, तो उसके बाद धीरे से आपको आपका हाल बता दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सुकून रहता है कि हाँ चलो पाकिस्तान मर जाए उसके लिए हम अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल एनिमी है, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मित्र होना चाहिए राज्य के पास, है ना। और मित्र कौन होना चाहिए? जो आपका, ये भी उन्होंने बताया कि जो आपका बाउंड्री शेयरिंग नेशन है वो कभी भी आपका मित्र नहीं हो सकता। और आप देख लो भारत के पास क्या बचा है? मालदीव नहीं है भारत के पास, श्रीलंका नहीं है भारत के पास, नेपाल नहीं है भारत के पास, भूटान नहीं है भारत के पास, म्यांमार नहीं है भारत के पास, चीन नहीं है भारत के साथ, अफगानिस्तान नहीं है भारत के साथ। मतलब कि हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और हमको क्या बताया जा रहा है? डंका बज रहा है। प्रचार क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में हमारी फॉरेन पॉलिसी का डंका बज रहा है। लेकिन जरा गौर से देखो तो तुम्हारा पूरा पड़ोस और चाइना किसी भी तरह से इंडियन ओशियस में अपना एक्सेस चाहता है, और इंडियन ओशियन में अपने एक्सेस के लिए वो उधर पाकिस्तान से घुस रहा है, इधर जो है श्रीलंका को सेट कर रहा है, उधर मालदीव को सेट कर रहा है, और अगर वो उधर से तो पूरा घेर चुका है, इधर से भी घेर लेगा। और परेशानी बढ़ जाएगी हम लोगों की। और चाइना चूंकि एक्सपेंशनिस्ट है, भरोसा नहीं कर सकते आप चाइना पे, एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते। 1962 के वॉर से पहले चाइना से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा ना थी, वो तो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण से वो घुस गया हमारे क्षेत्र में, और हर बार वो यही कर रहा है, हर बार हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे चाइना के बॉर्डर पे इंडिया का क्या स्टेटस है पूरे देश में किसी को नहीं पता है। किसी को पता है क्या कि जो बातें वो भाजपा के एक नेता हैं, हाँ कौन स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी, तो उनका अगर बात माने तो लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा चाइना ने ले लिया है इस टाइम पे, वो घेर के बैठ गया है लद्दाख के क्षेत्र में। लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हम लोगों के पास नहीं है। तो चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, वो हमेशा ये करता है, उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। उसने उसकी स्ट्रेटजी क्या है? थ्योरी ऑफ पॉम एंड फिंगर। पॉम कौन है? तिब्बत। और फिंगर्स कौन है? कश्मीर, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो वो 5 फिंगर्स हैं, और पॉम जो है वो क्या है? तिब्बत है। तिब्बत को कब्जा करेगा और इन हिस्सों पे कब्जा करेगा। इन्हीं पर कब्जा करने के लिए तरह तरह की नीतियां बना रहा है वो, तरह तरह की पॉलिसीज। तो चाइना से हमें बच के रहना होगा। उसके लिए जैसे चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का जवाब हमारे पास क्या था? सार्क था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन करके एक संस्था थी ना हमारे पास। ये वाली सरकार आई जब से वो सार्क को बिल्कुल किनारे हो गया, मीटिंग उसकी होती नहीं है अब। सार्क के नाम पे हम पड़ोसी देशों को संगठित रखते थे, तो चाइना की जो एक्टिविटीज होती थी हमारे पड़ोसी नेशंस में वो कमजोर रहती थी। लेकिन अभी तो खुल के मालदीव भारत का विरोध कर रहा है, बोला सेना हटाओ यहाँ से जल्दी, है ना। तो मालदीव जैसे देश, नेपाल जैसे देश,
एक दिन पेट्रोलियम ना जाने दें तो चल नहीं पाएंगे। भूटान जैसे देश, एक दिन बिजली यहाँ से काट दी तो अंधेरे में रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अकड़ देखो इनकी। तो वो किसके दम पे अकड़ रहे हैं? तो मित्र होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी नहीं बदल सकते तो क्या बदल सकते हैं? पड़ोसी के साथ अपना व्यवहार बदल सकते हैं, है ना। तो पाकिस्तान के साथ मित्रता स्थापित करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। पाकिस्तान जन्मजात है, लेकिन सार्क का काम करके थोड़ा मेंटेन रखता था, उधर पाकिस्तान को भी उधर चाइना को भी। लेकिन सार्क के कमज़ोर होने से पाकिस्तान से भी संबंध खराब हुए आपके, और चाइना से भी संबंध खराब हुए। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मित्र होना चाहिए, बल होना चाहिए, कोष होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए। और कुछ छूटा? जनपद मतलब बाउंड्री होना चाहिए, अपना क्षेत्र होना चाहिए, राज्य होना चाहिए अपना। तो ये सारी 7 चीज़ें उन्होंने बताई। फिर हम लोगों ने नई थियरी, मैकियावेली की थियरी पढ़ना शुरू किया। बहुत कम पढ़ा गया ना इनको। जैसे इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक कंटेंट आया जिसे आप कह सकते हैं कि एंटी ब्राह्मणिज्म रहा उसमें, अभी भी है वो। तो जो एंटी ब्राह्मणिज्म रहा हमारे शिक्षा व्यवस्था में, उसके कारण से बहुत सारे ऐसे थिंकर्स को हमने किनारे कर दिया। हमने मैकियावेली को पढ़ लिया, हमने प्लूटो को पढ़ा, लेकिन उतनी सही जगह हम इनको नहीं दिए, क्योंकि वो एंटी ब्राह्मणिज्म का एटमॉस्फेयर था। और हमें ये साबित करना था कि ब्राह्मणों ने इस देश को सिर्फ खराब किया है। तो हम कोई ऐसी चीज़ ले आते बीच में जिससे पता चलता है कि नहीं, ब्राह्मण ने अच्छा किया है, तो हमारा जो एंटी ब्राह्मणिज्म कैंपेन था एजुकेशन में, वो गड़बड़ा जाता। तो इसलिए कई ऐसे चिंतक हैं जिनको भारत में सही जगह नहीं मिली। उन्होंने जितने बढ़िया थियरीज दी थी, उतनी सही जगह उनको भारत में नहीं मिल पाई। उसका मूल कारण ये था कि आप ना सबॉल्टर्न रहा आपका अप्रोच। सबॉल्टर्न समझते हैं? वोमेन्स, है ना। मतलब जो सबॉल्टर्न का मतलब कि जो दबाए गए हैं, उनके फेवर में रहा आपका सारा स्टडी, सारा एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्चेज जो रही आपकी, खास तौर से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जितनी भी रिसर्च हुई, या तो उनमें फेमिनिज्म का दबाव रहा, या तो उनमें सबॉल्टर्न आइडियाज का दबाव रहा, रियलिज्म हो गया कहीं, वास्तविकता कहीं खो गई। जैसे ब्राह्मणिज्म का विरोध होना भी चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो विरोध होना भी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणिज्म का विरोध करते करते आप ब्राह्मण का विरोध करने लगे। अब ब्राह्मण तो कोई जानबूझ के थोड़ा ना है, या कोई किसी भी जाति का है तो जानबूझ के थोड़ा ना है। कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है और कोई किसी और परिवार में पैदा हुआ है, ये क्या है? जस्ट कोइंसिडेंस? क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो जिसको भेज रहा है वो ब्राह्मण है, कि वो वैश्य है, कि क्षत्रिय है, कि शूद्र है, उसको नहीं पता है ना। ये तो तुमने यहाँ बना रखा है व्यवस्था। तो हमें किसी जाति का विरोध नहीं करना चाहिए, हम कोई व्यवस्था का विरोध करें ना। जो सबसे अच्छे लोग होते हैं वो किस पर बात करते हैं? सिस्टम पे। और जो सबसे बुरे लोग होते हैं किस पे बात करते हैं? व्यक्ति पर। से मिलेंगे चुगली शुरू। सबसे गंदे लोग होते हैं वो। गंदे लोगों के पास सब्जेक्ट क्या रहता है बात करने का? व्यक्ति। अच्छे लोगों के पास क्या सब्जेक्ट रहता है बात करने का? सिस्टम, थियरी। कोई बात होगी उस पर बात करेंगे। जब तुम्हारी बात व्यक्ति पर आ जाए तो तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, या तो वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन आप जरा अपने पीछे झांक के देखिए कि आप सबसे ज्यादा बात किस मुद्दे पे किए हैं। किसी व्यक्ति के बारे में। बचें इससे, बहुत खतरनाक रोग है। अरे और इसमें घंटों बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मजा इतना आता है ना। निंदा रस कहा जाता है ना उसको, निंदा में रस होता है। किसी की बुराई करने में कितना मजा आता है, गलत चीज होने में बहुत मजा आता है। जैसे जैसे आप ना, दो लोग झगड़ रहे हैं,
आप देखते रहो उनको, देखते रहो देखते रहो, सोचते रहोगे अब मारपीट होगी, अब मारपीट होगी, अब मारपीट होगी। फिर अचानक से पुलिस आ गई। आपने कभी गौर किया है कैसी मायूसी आ जाती है मन में? मारपीट नहीं हुआ तो कैसी मायूसी आ जाती है मन में। तो ये है, हम खराब है हम लोग। जरा गौर फरमाइए इस बात पे आप लोग। दूसरों की बात मत किया करिए, हमेशा अपनी बात किया। एक और चीज जीवन में एकदम नियम बना लीजिए कि अगर हम किसी चीज में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसमें कमी ना हो। दरअसल कमी चीज में नहीं है, कमी आप में है। आप ना छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति के हो, आप कमियों की ओर आकर्षित तेजी से होते हो। आप अच्छाइयों की भी ओर आकर्षित हो सकते हैं, बस अप्रोच बदलने का मामला है। तो आप अच्छाइयों की ओर आकर्षित हों, किसी की कमियों की ओर आकर्षित ना हो। कमियों पे चर्चा करेंगे वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी, अच्छाइयों पे चर्चा करेंगे तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी। तो किस पे चर्चा करेंगे? अच्छाइयों पे। पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ फिर हमने कहा ना कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा रिलीजन बढ़ा इस टाइम पे? बुद्धिज्म बहुत तेजी से बढ़ा, थोड़ा बहुत जैनिज्म भी बढ़ा। तो रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आर्ट एंड कल्चर ना कहो ना, कल्चर तो ये हो गया, आर्ट बढ़ा, है ना। हाँ तो ठीक है ना, आप लिटरेचर भी तो आर्ट ही है, तो लिटरेचर भी लिख लो। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र ही क्यों, फिर वो उसमें इंडिका भी आएगा। इंडिका किसने लिखा था? ये कौन था? मेगास्थनीज कौन था? है किसका सेनापति था? यहाँ के? हाँ, कहाँ से आया था, कौन था वो? ईरान से नहीं आया था, यूनान से आया था, ग्रीक था वो। और किसने भेजा था उसको? सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह किया था, तो समझ लो दहेज में आ गया था। तो वो आ गया था राजदूत के तौर पे। सेल्यूकस के राजदूत के तौर पे यहाँ 305 बीसी से 299 बीसी तक रहा, मतलब 6 साल रहा। उसने इंडिया में जो कुछ भी उसके अपने ऑब्जर्वेशंस रहे, उन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ग्रीक और यूरोपियन हिस्टोरियंस के रेफरेंसेज में वो मिलती है। तो जहाँ जहाँ जितने जितने रेफरेंस मिल रहे थे उनको काट के एक नई बुक बना दी गई। वो बुक आजकल भी इंडिका के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ओरिजिनली जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के सोसाइटी के बारे में दी गई हैं। उनमें बहुत सारा कचरा इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि वो सही से जान नहीं पाया था। क्योंकि उसी टाइम की बुक में मेगास्थनीज लिखता है कि इंडिया में स्लेवरी नहीं था, और सेम टाइम पे चाणक्य ने लिखा है कि 15 टाइप के स्लेव होते थे। हाँ, वो जान नहीं पाया कि इसमें से कौन स्लेव है और कौन मालिक है। जैसे यूरोप में स्लेवरी बहुत गंदी थी, जो ग्रीस और यूरोप में स्लेवरी था, ये जो स्लेव्स होते थे उनके साथ बड़ा गंदा व्यवहार होता था। भारत में स्लेव के साथ बहुत गंदा व्यवहार, हाँ हाँ, तो वो थोड़ा समझ नहीं पाया होगा, कई फालतू की जानकारी दे रखी है उसने। तो वो भी फिर मेगास्थनीज की इंडिका भी इसमें सब्जेक्ट बन जाएगी। तो लिटरेचर में इंडिका और फिर मेगास्थनीज का वो अर्थशास्त्र। तो इतना पढ़ेंगे जब मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट होगा, बड़ा डायनेस्टी होगा। अगला लिखिए, इंडिया बिटवीन 300 200 बीसी टू 300 एडी। इंडिया, अगला टॉपिक है इंडिया बिटवीन 200 बीसी टू 300 एडी।
ये भी 500 साल का इतिहास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके ना दो पार्ट हो गए, 200 BC, 300 AD। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर द मौर्यंस एंड बिफोर द गुप्ताज, गुप्तों के पावर में आने से पहले और मौर्यों के पावर में ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब मौर्यों के डिक्लाइन के बाद, इस पीरियड में 500 साल में भारत की स्थिति कैसी रही, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें स्थिति ऐसी रही कि भारत पर दो तरह के लोगों ने शासन किया। वो लोग थे जो इंडियन ओरिजिन के थे, है ना, और वो लोग थे जो फॉरेन ओरिजिन के थे। फॉरेन ओरिजिन के लोगों ने भी और इंडियन ओरिजिन के लोगों ने भी भारत के अलग अलग हिस्सों पर इस टाइम पे शासन किया। इंडियन ओरिजिन के जिन लोगों ने शासन किया उनमें कौन कौन सा डायनेस्टी आता है? तुंगा डायनेस्टी इनके ठीक बाद आया। जो अंतिम अंतिम मौर्य रूलर था उसका नाम क्या था? बृहद्रथा। कौन मारा उसको? उस समय तो शुंग मारा और एक नई डायनेस्टी रखी जिसको तुंगा डायनेस्टी कहा गया। क्यों मारा, कैसे मारा, इस पर भी बात करेंगे हम लोग, और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं हिस्टोरियंस, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उस समय तो शुंग ब्राह्मण था। ऐसा माना जाता है कि चूंकि अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा था, तो बौद्ध धर्म की ओर झुकाव के कारण ब्राह्मण उपेक्षित हुआ। कि धर्म में सबसे बड़ा नेता कौन था? अगर हिंदुइज्म की हम बात करें तो ब्राह्मण था, और राजा के द्वारा बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रश्रय देने से या बौद्ध धर्म को ज़्यादा आगे बढ़ाने से किसका समाज में स्थिति खराब हुई होगी? ब्राह्मण की हुई होगी। तो कुछ इतिहासकारों को लगता है कि इसी बात से नाराज होकर पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एंटी ब्राह्मणिज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मौर्य एंटी ब्राह्मण होते तो सेनापति जैसे ऊंचे पद पे वो जा ही नहीं सकता था। ब्राह्मण कैसे इतना ऊंचे पद पे पहुंच जाता? तो पहले तो ये धारणा गलत है कि मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन एंटी ब्राह्मण था, और दूसरी धारणा कि ब्राह्मण एंटी बुद्धिस्ट थे, ये भी गलत धारणा विकसित की गई है भारत में। भाई ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका शास्त्रार्थ किससे होगा? अब डॉक्टर आके हमको मेडिकल साइंस बताएगा तो हमें समझ में आएगा क्या? तो अगर बुद्ध भगवान आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत, इन सब पे कोई भी चर्चा करते रहे होंगे तो कौन सुनता रहा होगा इस बात को, और इनका काउंटर कौन निकालता रहा होगा? इन क्षेत्र में रिसर्च कौन करता रहा होगा? ब्राह्मण करता रहा होगा। तो जो इनके फॉलोअर्स होते थे वो खट से बोलने लगते रहे होंगे, देखो हमारा विरोध कर रहा है। जैसे आज का एक एटमॉस्फेयर है ना, तो विरोध में कौन खड़ा होगा? जो जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, आज की इंडिया में भी अगर आप कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो सबसे पहला उसका विरोध करने कौन खड़ा होगा? है ना, ब्राह्मण खड़ा होगा, क्योंकि उसको जानकारी है, क्योंकि उसने वेदों को पढ़ा है। वो या नहीं पढ़ा तो नहीं बोल पाएगा, मतलब कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते, तो वही ना चैलेंज करेंगे आपको कि नहीं ये बात आप गलत कह रहे हो, ये बात आप सही कह रहे हो। तो ब्राह्मणों ने चूंकि बुद्ध को चैलेंज किया, इसलिए हमेशा बुद्ध के अनुयायियों ने ब्राह्मणों को एंटी बुद्धिस्ट समझा, जबकि ऐसा था नहीं। ये धारणा ही गलत है कि ब्राह्मण बुद्ध भगवान के विरोधी थे। ये धारणा गलत, बहुत सारी गलत धारणाओं पे अपना समाज चल रहा है। आगे आप जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं ये सब मान्यताएं हैं, ये सब रियलिटी नहीं। लेकिन जानते हैं ये दुनिया रियलिटी पे चल भी नहीं रही है, ये दुनिया परसेप्शन पे चल रही है, सब परसेप्शन पे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं कौन हूं, ये इंपॉर्टेंट तुम मानते क्या हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं सच क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम क्या मानते हो। वही सबसे ज्यादा निर्धार करता है ना तुम्हारी लाइफ में। जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना कि परसेप्शन है कि ईश्वर है। नोबडी नोज कैसा है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, आसमान में बादलों के पार रहता है, कहाँ रहता है पता नहीं किसी को, पर सब दावा करते हैं कि है। परसेप्शन बना। तो हम सारे लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं?
परसेप्शन पर, रियलिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये पूरा हिस्ट्री जो है ना, ये सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है। और हमेशा इतिहास जो होता है ना, उसकी एक कमजोरी है कि वो हमेशा सत्तापेक्षी होता है। सत्तापेक्षी होने का मतलब ये है कि वो हमेशा पावर द्वारा लिखा जाता है। इतिहास कौन लिखाएगा? किसके दरबार में इतिहास लिखने वाला जगह पाएगा? और जिसके दरबार में जगह पाएगा, क्या उसी के विरोध में लिखेगा? जैसे आज के टाइम पे कितना गुणगान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री वहां डंका बजा रहे हैं, फिर वहां से निकले वहां डंका बजाने लगे, फिर वहां डंका बजाने लगे, पूरा चारों ओर डंका बजा रहे हैं। रियलिज्म क्या है, रियलिटी क्या है? जरा गौर से देखो तो आपको इसकी रियलिटी दिखाई देगी, वरना भ्रम दिखाई देगा। और तुम्हें भ्रम फैलाने वाले जो दरबारी बुड़क चुल्लू पत्रकार हैं, वो देखो कैसे तुम्हारे दिमाग में घुसे हुए हैं। उनको वो मोदी जी का रैली होगा, घंटों घंटों दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे? न्यूज के नाम पर। और वही रैली अगर किसी विपक्षी पार्टी का होगा, एक लाइन, यहाँ पर रैली हुई और ऐसा ऐसा भाषण उन्होंने कहा, और उनके न्यूज को 10 न्यूज में तोड़ के दिखाएंगे, पूरा सनसनीखेज बनाएंगे। अच्छा, भारत की पत्रकारिता दुनिया की सबसे घटिया स्तर की पत्रकारिता है। हमको तो लगता ही नहीं कि भारत में पत्रकार रहते भी हैं। भारत पत्रकार नहीं है। भारत में जो टीवी पे हमको दिखाई देते हैं, ये कैंपेनर्स हैं, है ना, ये पत्रकार नहीं है। ये विशिष्ट विचारधारा की कैंपेनिंग, और इतनी घटिया स्तर की पत्रकारिता करते हैं कि मतलब शर्म आ जाए समाचार को इनको देख के। आप कभी न्यूज मत देखा करिए इन लोग, ये आपको दंगाई बना देंगे, ये आपको हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। बस किसी तरह से मामला सनसनीखेज हो जाए, और सनसनीखेज करने के लिए क्या करेंगे? हिंदू वर्सेस मुसलमान कर देंगे। यही शाम को किसी भी टीवी चैनल को खोल लो, उधर से 2 मुल्ला खड़ा कर लेंगे, इधर 2 पंडित खड़ा कर लेंगे, और ऐसा लड़ाएंगे दोनों को। अच्छा, किसी से सवाल ऐसा पूछेंगे कि उसको पूरा बोलने का मौका मिले, और किसी से पूछेंगे तुमने अपनी बीबी को मारना छोड़ दिया। अब बेचारा हाँ बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे, है ना। तो कहाँ जाए बेचारा वो, ना। तो वो जानबूझ के ऐसा सवाल बनाते हैं कि जिसका जिसका तारीफ करना, पक्ष की तारीफ करना है, विपक्ष को कमजोर दिखाना है, तो सवाल ही उनके ऐसे रहते और सनसनीखेज बना। जैसे जैसे आपने ऐसे सुना होगा, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर किया हमला। अरे भाई, कहाँ हमला हुआ? किसने किसको मार डाला? आप ये सिंपल सी बात क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया, या उनकी बात पर यह कहा? हमला क्या हो गया? फिर क्या कहेगा? राहुल गांधी ने किया पलटवार। ऐसा लगेगा मारकाट चल रही है, समाचार नहीं चल रहा है ना। तो ये गंदगी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है? आप सीधे सीधे बताओ ना कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, जनता बाकी समझेगी अपना क्या करना है। लेकिन बहुत खराब है अपना मीडिया, टुकड़े पे पलता है उसी के लिए। तो समाचार चैनल बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप देखना। खैर, तो वापस आते हैं। सुंगा डायनेस्टी, जैसे ये हमने कहा ना परसेप्शन का मामला, अदरवाइज सुंगा डायनेस्टी इसलिए नहीं एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि उसको एंटी बुद्धिज्म, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया था? सांची और बरहुत के स्तूपों का निर्माण करवाया था। निर्माण तो नहीं करवाया था, लेकिन वो रिपेयर करवाया था उनको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। स्तूप समझते हैं? ये है स्तूप। यहाँ हर्मिका बना देते थे, और यहाँ पे जो का एक बॉक्स बना, बाद में बताएंगे उसके क्या क्या पार्ट होते थे। तो 84,000 स्तूप बनाए, कहाँ गए सारे? तो बुद्धिस्ट क्या कहते हैं ना कि उनको सुंगों ने तोड़वा दिया था, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है कि नहीं, रियलिटी क्या है कि सुंगों ने इनके स्तूपों को निर्मित करवाया था, जो कमजोर हो गए थे, जो टूट फूट गए थे, सांची बरहुत,
में जो पास उसकी लकड़ी की वेदिकाएं बनाई गई थी उनको पत्थर की वेदिकाओं से कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने तो मजबूत किया, लेकिन सुंगों को इस तरह से दिखाया गया कि वो एंटी बुद्धिस्ट थे। तो वो खैर लड़ाई चलती रहेगी, ये जब तक समाज है जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सुंगों के अलावा फिर सुंगों के बाद एक दूसरा डायनेस्टी है जिसे कण्वा डायनेस्टी कहा जाता है, और इसके बाद फिर सातवाहनाज आए, और सातवाहनाज के बाद से फिर गुप्त आ जाएंगे। ये इंडियन स्ट्रीम चल रही है। और यहाँ क्या होगा, फॉरेन स्ट्रीम जो आएगी उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले आएंगे इंडो ग्रीक्स। पहले ग्रीक आते थे, अब ये इंडो ग्रीक हो गए। इंडो ग्रीक कहने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये इंडियन भी थे और ग्रीक भी थे। कैसे इंडियन और ग्रीक दोनों कैसे हो गए, क्योंकि ग्रीस से आए थे और इंडिया में रह गए थे, इंडियन कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए इनको क्या कहा गया, इंडो ग्रीक कहा गया, है ना। तो इंडो ग्रीक रूलर्स होते थे। इंडो ग्रीक के बाद कौन आया दूसरे नंबर पे, कहा जाए, है ना, इनको सीथियन कहा जाता है। फिर पार्थियन आए, और सबसे लास्ट में कौन आए, कुषाण आए। और इनके बाद से फिर कौन आ गए, गुप्ताज आ गए। तो इनको भी हटाया और इधर से भी इनको, और इस तरह से गुप्तों ने फिर से एक बड़ा एम्पायर बनाया। इस दौरान की घटना में, इस 500 साल में, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री अपने काम की नहीं है, क्योंकि इन राजाओं के बारे में दो दो लाइनों से ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। ये कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य निर्मित नहीं किया इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है नहीं, और इनके लीडरशिप में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ जो हम लोग जान सकें। लेकिन इस दौरान जो सबसे नोटेबल बात है वो ये है कि इंडिया का कांटेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा, यूरोप तक पहुँचा। और भारत का व्यापार जो है वो मेडिटेरेनियन सी तक होने लगा, भूमध्य सागर तक होने लगा, इधर लाल सागर के रास्ते से, लाल सागर से और इजिप्ट तक जाते थे। फिर वहाँ के व्यापारी मेडिटेरेनियन सी को पार करके आते थे और इधर से ट्रेड करते थे। इनके अलावा जो वो वाला हिस्सा है, ब्लैक सी वाला हिस्सा है, उधर भी भारत के व्यापारी जाया करते थे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट भारत का बहुत तेजी से बढ़ा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत का ट्रेड बहुत बढ़ गया, और दुनिया में सोचो यूरोप और ग्रीस और इन सब देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हुए, जिनके बहुत सारे एविडेंस हमारी हिस्ट्री में हमको मिलते हैं। तो आपका एक तो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट बढ़ा, और इसका इम्पैक्ट, जो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट आपका बढ़ा, इसका इम्पैक्ट आपके आर्ट पर भी बढ़ा। और भारत में 2 स्कल्पचर आर्ट डेवलप हुए इस टाइम पे, जिसमें से एक तो पूरी तरह से ग्रीक इम्पैक्ट से डेवलप हुआ, उसको हम ग्रीको बुद्धिस्ट, या हम उसका मेन सेंटर जो रहा नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रहा, गांधार रहा, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, गांधार आर्ट कहते हैं, या उसको हम ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान को ग्रीक स्टाइल में दिखाने का आर्ट था वो। इसी में दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध भगवान की प्रतिमा बनाई गई थी बामियान में, अफगानिस्तान में। उसको बम मार के उड़ा दिया था किसने, हैं, तालिबानियों ने। हाँ, वो डायनामाइट लगा के उड़ा दिया, क्योंकि वो मानते थे कि दूसरा भगवान है ना, और आर्य सब क्यों होते, परम दयालु होता तो, सर्वशक्तिमान होता तो या तो सर्वशक्तिमान नहीं, या तो परम दयालु नहीं है। ये फिलॉसफी मानती है, जो लॉजिक वाली बात है। लेकिन अगर हम माने कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हमें यह मानना होगा कि वही सब कुछ कर रहा है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो लाठी मारने की प्रेरणा किसने दी होगी, उसी सर्वशक्तिमान ने दी होगी। लाठी मारने की क्षमता किसने दी होगी, उसी सर्वशक्तिमान ने दी होगी। लाठी मारने की याद किसके कारण से आई होगी, उसी सर्वशक्तिमान के कारण से आई होगी। तो अगर वो है तो सर्वशक्तिमान होना ही चाहिए उसको।
और अगर वो सर्वशक्तिमान है नहीं तो फिर मैं कैसे दोषी? मैं क्यों दोषी? क्योंकि फिर तो वही करवा रहा है। और अगर मैं दोषी तो फिर वो है नहीं, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। बहुत बड़ा बवाल है ईश्वर। हाँ, हम तो दोनों बीच में हम ही लोग हैं, है ना। इधर भी नहीं जा पा रहे, उधर भी नहीं जा पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है। हम तो बहुत दिन से कंफ्यूज हैं इस मामले में कि वो है कि नहीं है कि नहीं है। कभी लगता है, कभी लगता ना, है ना, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है वही सब कुछ चला रहा है, कभी लगता है नहीं, इसमें एक अपना मैकेनिज्म काम कर रहा है और वो ऐसे ही चल रहा है। फिर कुछ दिन बाद रियलाइज नहीं, भगवान अपनी मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से जानता है। वो पूरे 24 घंटे में एक बार आपके जीवन में ऐसी स्थिति निर्मित करेगा जिसके आगे आपको, हे भगवान अब आप ही देख लो, है ना। अच्छा, कुछ लोगों के जीवन में तो रोज ऐसी 2-4 बार स्थितियां निर्मित करता है कि अब तो कोई सर्वशक्तिमान ही हमको इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है, कोई चमत्कार ही हमको इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। बड़ा चालाक है वो, अगर है तो। लेकिन हम शायद ना, यही तो जैन मुनि क्या कहते थे, शायद ही है, सब कुछ शायद है, स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च। तो शायद वो है, लेकिन अब शायद लग गया तो फिर समझ लो कि उसके होने के अस्तित्व पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। तो इसको हम ना, ये जो पीरियड है 200 BC से 300 AD का, इसके लिए हम कोई एक नाम नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है सुंगा पीरियड है, सातवाहना पीरियड है, या कुषाणों का पीरियड है, या शकों का पीरियड है, या पार्थियनों का पीरियड है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? पोस्ट मॉडर्न एरा। तो इसको हम पोस्ट मॉडर्न एरा, टाइम हो गया क्या, आप लोग समेटने लगे? पोस्ट मॉडर्न एरा। और इसके बाद लिखिए गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के आगे डैश करके लिखिएगा द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड में गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बहुत कल्चरल डेवलपमेंट हुआ ना, मंदिर बने और बहुत सारा इस तरह का बुक्स लिखा गया। तो गुप्ता पीरियड पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, यही लास्ट होगा। गुप्ता फिर पोस्ट गुप्ता, कल ये खत्म हो जाएगा जो ये सिलसिला चल रहा है। तो परसों से हम लोग कुछ लिखना भी स्टार्ट करेंगे। और पोस्ट गुप्ता तक मतलब हर्षवर्धन तक है, वही गुप्ता पीरियड का पार्ट नहीं है, पोस्ट गुप्ता पीरियड का पार्ट है। गुप्त पीरियड को हम 550 ईस्वी तक मानते हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे गुप्ता पीरियड पे, है ना।